ओके, सो अब तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट किए थे वो कुछ इस तरीके से थे कि पहले हम लोगों ने जनरल कोऑर्डिनेट, जनरल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद कंस्टेंट रिलेशन और साथ ही साथ उनके टाइप्स। देन इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम और उससे रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कवर किए थे लास्ट लेक्चर्स में। सो नाउ अब हम लोग बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। तो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स और लैग्रांजियन मैकेनिक्स में जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारा लैग्रांजियन के रिगार्डिंग। तो बेसिकली लैग्रांजियन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि लैग्रांजियन इज अ सुटेबल फंक्शन विच गिव्स सेम इक्वेशन एज न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KCL इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो हम लोग लैग्रांजियन को कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि एक सुटेबल फंक्शन है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुटेबल फंक्शन है। और इस सुटेबल फंक्शन की मदद से हम लोग सेम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं जैसे हम लोग न्यूटन्स मैकेनिक्स में न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते थे। अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जैसे हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ को फॉलो करके इक्वेशंस निकालते थे, वैसे ही यहाँ पर हम लोग लैग्रांजियन की मदद से इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे। दूसरी अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं तो लैग्रांजियन गिव्स करेक्ट इक्वेशन फॉर अ सिस्टम, राइट। एंड थर्ड पॉइंट अगर बोलूं कि लैग्रांजियन को हम लोग डिनोट करते हैं बाई कैपिटल L। सो अगर लैग्रांजियन की बात करूं तो लैग्रांजियन जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा जनरल कोऑर्डिनेट, जनरल वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन, या फिर हो भी सकता है जनरल कोऑर्डिनेट के साथ साथ जनरल वेलोसिटी और आपका जनरल एक्सेलरेशन और टाइम का भी फंक्शन हो सकता है। सो हमको याद रखना है कि जो लैग्रांजियन होगा वो कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी और टाइम, या फिर कभी कभी आपको वेलोसिटी के साथ साथ आपको एक्सेलरेशन भी देखने को मिल सकता है इन द एक्सप्रेशन ऑफ लैग्रांजियन। सो ऐसे सुटेबल फंक्शन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करेंगे। इसके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट बात भी याद रखनी है कि इट्स नॉट यूनिक फॉर वन सिस्टम, देयर कैन बी मोर देन वन लैग्रांजियन। सो कोई पर्टिकुलर सिस्टम के लिए एक यूनिक लैग्रांजियन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये फिक्स नहीं है। लैग्रांजियन हमारे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं रिलेटेड टू दैट सिस्टम। सो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इसकी जो डेफिनेशन में जो मैंने बताया था कि एक सुटेबल फंक्शन है, नथिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और ना ही इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है हमारा, सिर्फ और सिर्फ ये मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। सो अगर मैं बात करूँ नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन की, ऐसे सिस्टम जो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन के अंडर आएंगे उनके लिए लैग्रांजियन अगर हमको लिखना है तो सिंपली कैसा लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिक आपका डेफिनेशन है लैग्रांजियन की फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। नाउ अब ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर रिलेटिविस्टिक मोशन हुआ तो फॉर रिलेटिविस्टिक सिस्टम जो लैग्रांजियन हम लोग लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, -m0c² √1 - b² माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, या कन्फ्यूज नहीं होना है कि नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन में हम लोगों ने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रखा था, तो क्यों ना हम लोग रिलेटिविस्टिक मोशन में यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी रख दें। तो आपको याद होना चाहिए कि ये हमारा एक्सप्रेशन STR या स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी में कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं मिलता है जो कि ये काइनेटिक एनर्जी को से रिलेट हो। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये ना तो काइनेटिक एनर्जी है ना टोटल एनर्जी का टर्म है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना कि जब रिलेटिविस्टिक मोशन की बात करें तब हमको लैग्रांजियन कुछ इस तरीके से वहाँ पर पुट करना है, राइट। यहाँ पर m0 क्या है, रेस्ट मास ऑफ दैट पार्टिकल, c आपका स्पीड ऑफ लाइट,
और b आपका वेलोसिटी। सो इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लैग्रांजियन है ये एक सुटेबल फंक्शन है और इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी फिजिकल क्वांटिटी इन STR, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सुटेबल फंक्शन है। इस सुटेबल फंक्शन की मदद से हम लोग उस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करूं और इसके लिए लैग्रांजियन लिखना चाहूं। ओके, सो ये जो एक सर्किट है जो कि हमारा LCR सर्किट है, इस LCR सर्किट के लिए हम लोग अगर लैग्रांजियन लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे कि इस सर्किट में जो हमारा काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट है वो हमारा है हाफ LI², राइट। एनर्जी स्टोर इन दिस कैपेसिटर माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी Q²/2C प्लस I² R/T। इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो एनर्जी होगी और जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होगी वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के जगह पर पुट करेंगे। सो फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए लैग्रांजियन हम लोग लिखेंगे 1/2LI² माइनस Q²/2C प्लस I² RT, राइट। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग लैग्रांजियन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, राइट। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो लैग्रांजियन होता है वो फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी और टाइम का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो कोऑर्डिनेट है वो आपका चार्ज है। मैंने आपको इसके पहले भी जब जनरल कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन बताई थी वहाँ पर एग्जांपल कराया था फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, और वहाँ पर जो जनरल कोऑर्डिनेट निकल के आया था वो निकल के आया था हमारा चार्ज। तो अगर जनरल कोऑर्डिनेट मालूम है तो आपको जनरल वेलोसिटी भी गिवन है, राइट। सो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो जनरल वेलोसिटी, जनरल कोऑर्डिनेट और टाइम का यहाँ पर फंक्शन है लैग्रांजियन, राइट। सो यहाँ पर मैंने हर एक टर्म के बारे में आपको यहाँ पर बता दिया है कि ये जो एनर्जी है हाफ LI², ये जो स्टोर होगी इस एनर्जी को बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी, राइट, जो इंडक्टर में स्टोर हो रही है। ये जो एनर्जी है वो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि कैपेसिटर के थ्रू स्टोर हो रही है, और ये जो एनर्जी है वो आपकी थर्मल एनर्जी जो कि रेजिस्टेंस के थ्रू हमको मिल रही है। सो ये लैग्रांजियन फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम हुआ। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं जिनके लिए हम लोग लैग्रांजियन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम और रिलेटिविस्टिक सिस्टम। इसी के अंतर्गत एक और हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि रिगार्डिंग है जनराइड मोमेंटम के। जनराइड मोमेंटम की जो डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से है कि इट मे बी लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और समथिंग एल्स, राइट, एंड इट्स डिफाइंड एज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रांजियन विथ जनराइड वेलोसिटी। सो अगर हमें किसी सिस्टम का लैग्रांजियन मालूम है और उस लैग्रांजियन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जनराइड वेलोसिटी, तो उस क्वांटिटी को बोलेंगे जनराइड मोमेंटम। सो हम लोग मैथमेटिकली किस तरीके से लिखेंगे, जनराइड मोमेंटम इज इक्वल टू del L बाई del Q.I, जहाँ पर QI क्या है हमारा जनराइड कोऑर्डिनेट, राइट। सो इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, और इसमें मैंने बताया भी है जनराइड मोमेंटम का मतलब सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम नहीं होता है, ये एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, साथ ही साथ कुछ और क्वांटिटी हो सकती है। सो ये आपको याद रखना है कि जनरल मोमेंटम एक मोमेंटम से रिलेटेड ही क्वांटिटी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जनराइड कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है तो इससे रिलेटेड जो मोमेंटम होगा वो कहलाएगा लीनियर मोमेंटम, जिसको बोलते हैं हम लोग px। और इस px को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ del L अपॉन del x डॉट। सिमिलरली अगर मेरा जनराइड कोऑर्डिनेट एंगल थीटा है तो इससे रिलेटेड जो जनराइड मोमेंटम होगा वो कहलाएगा हमारा पी थीटा, और जिसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा del L अपॉन del थीटा डॉट।
नाउ अगर हमारा एंगल फाई है, याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारा एंगल फाई है तो पी आई जो होगा वो भी हमारा पी फाई एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करेगा, और उसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट। नेक्स्ट, अगर हमारा डिस्टेंस आर है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट तो पी आर होगा हमारा लीनियर मोमेंटम, और इसको मैथमेटिकली लिखते हैं हम लोग डेल एल अपॉन डेल आर डॉट। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटेड टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों को तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, आर थीटा फाई, और सिलेंड्रिकल के रिलेटेड हमको एस फाई और जेड मालूम होना चाहिए। सो नाउ यहाँ पर जो फाई एंगल होता है वो होता है रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। इसमें जो फाई होता है वो कहलाता है हमारा रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। सो अगर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आपका फाई है तो इससे रिलेटेड जो मोमेंटम होगा वो कहलाएगा हमारा एल जेड। एल जेड को बोलते हैं जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जब भी कभी आपको प्रॉब्लम में ऐसा पूछा जाए कि आपको फाइंड आउट करना है जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली पी फाई। ओके, सो ये प्रॉब्लम आपके ट्यूटोरियल सेट में भी गिवन है, या फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें इनडायरेक्टली पूछता है वो पी फाई के बारे में, और सिर्फ ये नाम बोल देता है कि आपको फाइंड आउट करना है जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपको याद रखना है कि जो भी फाई जो होता है वो है हमारा रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। नेक्स्ट जो चीज़ आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि अगर मैं डायमेंशन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और डायमेंशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम का प्रोडक्ट लेता हूँ तो मेरे को डायमेंशन मिलती है एंगुलर मोमेंटम की। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटम की डायमेंशन का मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो निकल के आता है डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट की बात करूँ तो जो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की होती है, वही डायमेंशन हमारी क्यू आई इंटू पी आई। अब मैं प्लांक कांस्टेंट की क्यों बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा बोहर मॉडल में कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारा एन एच के इक्वल होता है, राइट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। तो वहाँ से भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वही हमारी प्लांक कांस्टेंट के डायमेंशन के बराबर है। सो अगर मैं यहाँ आपसे पूछूँ कि एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अगर टाइम जो है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है तो इससे रिलेटेड हमारा जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होगा। सो अब अगर टाइम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग इसी डेफिनेशन में कि यहाँ पर अगर मैं टाइम की यूनिट लिखूँ या फिर डायमेंशन लिखूँ तो वो होती है सेकंड, और ये क्वांटिटी अननोन है, और हमको ये भी मालूम है कि ये चीज़ इक्वल होती है हमारी प्लांक कांस्टेंट के। सो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कॉन्सेप्ट होता है डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ एच क्रॉस बाई टू। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हो कि अगर ये हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है तो इससे रिलेटेड ये हमारी क्या होनी चाहिए, जनरलाइज्ड मोमेंटम। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो डायमेंशन निकलेगी वो हमारी प्लांक कांस्टेंट को मैच करनी चाहिए। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी। सो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम लोग ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होगा। सो एट द एंड हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमारा लैग्रांजियन जो है वो वेलोसिटी मतलब वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में गिवन है तो हम लोग जनरलाइज्ड मोमेंटम को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पी वेक्टर इज इक्वल टू डेल एल अपॉन पी वेक्टर। सो अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में कभी भी हमारा वेक्टर नीचे नहीं आता है, या फिर कह सकते हैं कि डिवाइडर वाला रूल यहाँ पर नहीं लगता है। इसलिए हम लोग इस चीज़ को
कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल जो इक्वेशन होगी जनरल मोमेंटम की जब हमारा वेक्टर में डिफाइन होता है लैग्रेंजियन, तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं पी आई इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल बी आई। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग आगे भी डील करेंगे जहाँ पर हमारा लैग्रेंजियन वेलोसिटी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेलोसिटी या फिर वेक्टर के रूप में गिवन होगा, तब हम लोग जनरल मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें और कुछ एग्जांपल्स से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इसके एग्जांपल्स और ढेर सारी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।